अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम अदनान बशीर है और मैं आपको वर्ल्ड टाइम्स इंटरव्यू सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। हमारी आज की ये एपिसोड का एक बुनियादी मकसद ये है कि वो तमाम नौजवान जो CSS करना चाहते हैं उनको रहनुमाई दी जाए। हमारी आज की ये एपिसोड इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि इसमें मौजूद तमाम मेहमानों ने CSS 2017 में कामयाबी हासिल करने के साथ अपने अपने सूबाजात में पहली पोजीशन भी हासिल की है। आइए चलते हैं और उनसे आपका तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं असद अली, जिनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और इन्हें गिलगित बल्तिस्तान में पहली जबकि पूरे पाकिस्तान में 66 पोजीशन हासिल की है। इनके साथ अगली नशिस्त पे विराजमान हैं मोहम्मद आसिफ नवाज़, जिनका ताल्लुक़ KPK से है और इन्हें KPK में पहली जबकि पूरे पाकिस्तान में 6th पोजीशन हासिल की है। इनके साथ अगली नशिस्त पे विराजमान हैं मोहम्मद अवैद इरशाद भट्टी, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे पंजाब में भी पहली पोजीशन हासिल की है। इनके साथ अगली नशिस्त पे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जिनका नाम सुहेब अहमद अंजुम है, जिनने आज़ाद कश्मीर में पहली जबकि पूरे पाकिस्तान में 36 पोजीशन हासिल की है। इनके साथ अगली नशिस्त पे विराजमान हैं मोहम्मद मुर्तज़ा, जिन्होंने सिंध में पहली और पूरे पाकिस्तान में तीसरी पोजीशन हासिल की है। और हमारी आज की इस नशिस्त के आखिरी मेहमान हैं बख्तियार इस्माइल, जिन्होंने बलूचिस्तान में पहली जबकि पूरी पाकिस्तान में 78 पोजीशन हासिल की है। आज की इस इंटरव्यू का बुनियादी मकसद ये है कि आपको इस बारे में आगाह किया जाए कि कैसे मुख्तलिफ नैरेटिव्स, मुख्तलिफ हदोहाल और डिफरेंट इलाकों से बिलोंग करते हुए एक गोल को कैसे अचीव किया जा सकता है। आइए चलते हैं और इन तमाम मुकर्रीन से पूछते हैं इनकी इस जर्नी का अहवाल और इनकी CSS के बारे में राय। जी अवैध, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे है। अवैध, एक ट्रेडिशनल जो है कैंडिडेट वो आता था CSS की तरफ। हम देखते थे कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली या कि फिर ऐसे एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से लोग इस तरफ आते थे। ये जो एक पैराडाइम शिफ्ट आई है जिसमें अपर एलीट मिडिल क्लास और फॉरेन ग्रेजुएट्स CSS की तरफ उनका रुझान बढ़ गया है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। अब जैसे दुनिया का खदोखाल तब्दील होता जा रहा है, वैसे ही हमारी जो माशरे की यूथ है उसकी तरजीहात भी बदलती जा रही है। अब आप देखिए कि हमारी जॉब मार्केट काफ़ी कम्पिटिटिव होती जा रही है। जब हमारे टॉप ग्रेजुएट्स जब बाहर निकलते हैं उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो एक चेंज का नैरेटिव चल रहा है, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, होती है सेल्फ फुलफिलमेंट। इस माशरे के लिए कुछ करना, कुछ बेहतरी के लिए काम करना। अगर जो है देखिए CSS एक आम एग्ज़ाम नहीं है और CSS से काम नहीं है, एक नोबल कॉज है जिसके अंदर आप हुकूमत का फेस होते हैं आवाम के सामने। इसके थ्रू जो आप इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं, इसके थ्रू जो आप काम कर सकते हैं सोसाइटी में, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है किसी से। और ये बात आहिस्ता आहिस्ता आवाम तक पहुंचती जा रही है, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल इस बात का है कि आवाम के अंदर CSS का जो एक परसेप्शन था वो ये था कि एक रैंडम सिलेक्शन है। इसके अंदर बहुत सारे लोग, जिसको चाहे वो पास हो जाता है, जिसको चाहे वो फेल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आवाम ने देखा कि बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लोग आए, उनके दोस्त, उनके जानने वाले इसके अंदर आए हैं और बहुत सारी स्टोरीज़ भी शेयर हुई उन तक, तो ये उनका कॉन्फिडेंस, उनका एतमाद बहाल हुआ इस एग्ज़ाम के अंदर। और उनको इस बात का एहसास हुआ है कि अगर तो ये पाकिस्तान का जो बेस्ट टैलेंट है वो अगर पाकिस्तान में आके सर्व नहीं करेगा, अगर तो पाकिस्तान के टॉप ग्रेजुएट्स पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारा मुल्क तरक्की के लिए आगे नहीं जा सकता। और CSS तो अब जो हमारी तब्दीलियाँ आ रही हैं और अब जो इंटरव्यूज़ और अकेडमीज़ और इसके थ्रू CSS को अब एक बड़े स्ट्रक्चरल तरीके से देखा जा रहा है कि अगर आप वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अगर आप वो तरीका फॉलो करेंगे और आप अगर जो है अच्छी तरीके से अपनी एक कोहेरेंट तैयारी करेंगे, तो आप अपने सक्सेस के चांसेस काफ़ी हद तक जो है बढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है यूनिवर्सिटीज़ का जो एतमाद बहाल हुआ और जो ग्रेजुएट्स आने शुरू हुए, ये जो इन्फ्लक्स आया है, ये सारा का सारा एक चेन इफ़ेक्ट है और होपफुली ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। हमारे दरमियान बहुत काबिल हमारे मेरे कॉलीग्स बैठे, इन सारों के थ्रू ये एक इंस्पिरेशन है सारों के लिए, और इनके थ्रू और बहुत सारे लोग एस्पायर कर रहे हैं जो कि दुनिया भर से जो है पढ़ के आ रहे हैं, और अब वो आएंगे और वो आके CSS करेंगे, और इस तरह ये चेंज चलती रहेगी। और होपफुली हमारे मुल्क में जो तब्दीली का नैरेटिव है, इसके अंदर सबसे बड़ा रोल ब्यूरोक्रेसी का और सबसे बड़ा रोल हमारी यूथ का, एंड होपफुली वी कैन हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक पॉजिटिव मैनर में। बख्तियार, अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, कॉमन परसेप्शन पाई जाती है कि वहाँ के लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ एंड एजुकेशन की इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर कैसे मुमकिन हुआ उस इलाके से बिलोंग करके इतनी प्रेस्टीजियस सर्विस को एस्पायर करना, और ना सिर्फ एस्पायर करना बल्कि हासिल भी कर लेना?
जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि हर उस बंदे में ये जज्बा उस वक्त पैदा होता है जब उनके जो पैराडाइम्स होते हैं वो वाइडन होते हैं। और मेरे जो है बड़े भाई थे, मेरे लिए जो है वो रोल मॉडल है। उन्होंने जो मुझे इंस्पायर किया था और अल्टीमेटली उन्होंने मुझे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो है भेजा, और वहाँ से जो मेरी लर्निंग हुई और उस लर्निंग से जो मैंने स्ट्रगल किया, तो अल्टीमेटली वो फ्रूटफुल हुआ। अलबत्ता बाकी जितने भी मतलब एस्पायरेंट्स हैं वो इसलिए इस तरफ आना चाहते हैं क्योंकि दिस इज़ अ क्विक लाइफ चेंजिंग इवेंट, और ये जो है उस वक्त पॉसिबल है जब वो मेहनत करके आएँ। और ये उस वक्त हो रही है जब जितने भी सारे बलुस्तान से इंस्पायर होके मतलब पास करके आते हैं, और वही लोग जो है दूसरों को इंस्पायर करते हैं कि वो भी इस रास्ते की तरफ भी आए। मुर्तज़ा, इंस्पिरेशन तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस इंस्पिरेशन के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर जुड़ा होता है जो कि स्ट्रेस का होता है। तो आप अपनी पर्सनल एग्जांपल से तमाम नाजरीन को आगाह करें कि किस तरह उस स्ट्रेस को आपने मैनेज किया और कैसे जो है आप इस सारी चीज़ों से निकल कर आए। अदनान, मैं जवाब को 3 हिस्सों में ब्रेक करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि एग्ज़ाम देने की वजह बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम किसी दबाव में दे रहे हैं, एग्ज़ाम किसी प्रेशर में दे रहे हैं, तो फिर वो एग्ज़ाम मुश्किल से मुश्किल तर लगता है। एग्ज़ाम आपने उस वक्त देना है जब आप खुद दिल के अंदर कन्विंस्ड हैं कि ये एग्ज़ाम कम्पिटिटिव है, मैं इसमें कम्पीट करना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, और मैं इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करके ओवरकम। अपने दिल से आप कन्विंस होंगे तो आपकी आधा स्ट्रेस तो वहाँ ख़त्म हो जाता है। दूसरा इसके अंदर ये है कि जब आप दीवार में अगर सर आपका लग रहा हो तो आपको तकलीफ होती है। अगर आप सही मेंटोर, सही गाइड तक पहुँच जाए तो आपकी स्ट्रेस बाकी की जो 50% रह जाती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपको गाइडेंस सही मिले, आप इस ऐसे इंस्टीट्यूट में पहुँचें, ऐसी जगह पे पहुँचें जहाँ मेंटर्स आपको आपकी उस जर्नी को, वो बड़ी दुश्वार भी हो सकती है और वो आसान भी हो सकती है, किसी ऐसी जगह पहुँचे कि जहाँ जर्नी आसान हो जाए। तो दूसरा स्ट्रेस का ये अच्छा, स्ट्रेस तो खत्म हो गया, आधा खत्म हो गया जब आपने फैसला खुद किया, और दूसरा खत्म हो गया जब मेंटर्स आ गए। अब तीसरा मसला है कि वो स्ट्रेस वापस आता है, तो उससे रोकने के लिए आपके दोस्त, आपकी फैमिली, और सबसे बढ़कर ये कि आपका अल्लाह पर ये ईमान कि इंशाअल्लाह अगर आप नीयत आपकी अच्छी है और आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी किस्मत में अच्छा हुआ तो आपको अल्लाह बेहतरीन इनाम देगा उसका। ये इंसान जो बार बार सोचता रहता है, दोस्तों के साथ बैठता है, उनसे प्रॉब्लम शेयर करता है, फैमिली को याद रखता है, अल्लाह पर भरोसा रखता है, तो बाकी जो स्ट्रेस का वापस आने का चांस है वो ख़त्म हो जाता है। आसिफ, अगर हम एक राइट डायरेक्शन की जिसका जिक्र मुर्तज़ा ने किया उसकी बात करें तो एक बड़ी कॉमन जो क्वेश्चन हमें एस्पायरेंट्स की तरफ से देखने को मिलता है वो ये है कि जो एक FPSC के रिकमेंडेड बुक्स हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कंटेंट पढ़ना है तो उसके लिए पूरी की पूरी बुक उस पर मौजूद होती है। तो क्या 25 कंटेंट्स को पढ़ने के लिए 25 बुक्स को पढ़ा जाए? अगर हाँ तो फिर उनको कैसे पढ़ा जाए? अगर नहीं तो फिर क्या जो मार्केट में एक गाइड अवेलेबल होती है उसको कंसल्ट करना हमारे लिए काफ़ी है? जी अदनान, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये सवाल पहले भी लोग पूछ चुके हैं मुझसे जो एस्पायर करते हैं सीएसएस करने के लिए, कि जो सिलेबस की किताबें रिकमेंड की गई हैं FPSC की वेबसाइट पे वो बहुत ज़्यादा हैं, वो नहीं करती। और मेरा इसमें ख्याल ये है कि मुझे लगता है कि FPSC वाला खुद भी डिमांड नहीं करता कि हम वो सारी किताबें पढ़ें, क्योंकि वो नामुमकिन है करीब। और आई एम श्योर कि यहाँ जो लोग बैठे हैं इनमें से भी किसी ने वो सारी किताबें नहीं पढ़ी होंगी। किताबें बहुत अच्छी हैं वो सारी, लेकिन मेरा ख्याल है वो रेफरेंस बुक्स के तौर पर ही इस्तेमाल हो सकती हैं। आपके वो सारा कोर्स बुक्स नहीं है कि आप वो पढ़ के ही पास होंगे। यह है कि उनमें से कुछ किताबें शायद ओवरलैप करें उन किताबों के साथ जो हमने खुद सेलेक्ट की हों। कुछ किताबें मुझे याद है, एनातोल गिवन की पाकिस्तान हार्ड कंट्री रिकमेंडेड भी है, मैंने पढ़ी भी, हमें से कई ने पढ़ी होगी। जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन रिकमेंडेड भी है, कईयों ने पढ़ा। ओवरलैप करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ी जाएँ, और वो कुछ आपका कोर्स सिलेबस नहीं है जो आपको वो पढ़ना है। अच्छा, तो और अगेन टाइम भी इतना किसी के पास नहीं होगा, वक्त की किल्लत की वजह से आप CSS की तैयारी में अब साल भी लगाने में वो पूरी किताबें मेरा ख्याल में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसमें फिर यह है दूसरा जो आपका सवाल था कि अगर वो ना पढ़ी जाए तो फिर क्या पढ़ा जाए। मेरा ख्याल है जो मैंने किया था इसमें और जो मैं रिकमेंड और करता हूँ ये है कि अगर आप सिलेबस देखते हैं जो उनका ऑफिशियल सिलेबस वेबसाइट पर अपलोडेड है, वो देख के आप अगर टॉपिक वाइज चलें तो चीज़ें ज़्यादा आसान रहेंगी।
बजाय इसके कि आप एक किताब ढूंढें कि आपको एक बेहतरीन किताब मिल जाए जो मुकम्मल भी हो, हर चीज़ कवर करे, ये थोड़ा मुश्किल है। अगर आप टॉपिक वाइज चलें तो फिर मेरा ख्याल है तैयारी काफ़ी बेहतर और काफ़ी उसकी सिंक ठीक रहती है तैयारी की। इसका यह है कि वो टॉपिक्स करते हुए आपको जब मार्केट में किताबें मिलेंगी, कुछ टॉपिक्स उन किताबों से कवर होंगे, कुछ टॉपिक्स आप इंटरनेट से मदद लेंगे, वीडियोस देखेंगे, कुछ आपका पुराना नॉलेज उसमें आप उसको रिवाइज करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि CSS की तैयारी के लिए एक परफेक्ट किताब नहीं होती। इसकी जो तैयारी है वो काफ़ी स्कैटर्ड है, काफ़ी फैली हुई है और आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। सुहेब, इस स्कैटर्ड तैयारी में एक जो अहमियत का आमिल चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे चूज़ किया। तो क्या ये सिलेबस चेंज होने के बाद स्कोरिंग ट्रेंड पे आप बिलीव करते हैं? अगर करते हैं तो क्या उन स्कोरिंग ट्रेंड्स को बेस बनाते हुए हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ इंटरनेशनल लॉ ही ऑप्ट करना चाहिए या किसी और सब्जेक्ट के साथ भी जाना चाहिए? शुक्रिया अदनान। जो आपका सवाल है इसके 2-3 हिस्से हैं, मैं उसको वैसे ही डील करूँगा। सबसे पहली बात तो ये देखने की है कि 2016 में पैटर्न चेंज होने के बाद जो स्कोरिंग ट्रेंड्स हैं वो वैसे ही रहे हैं। फॉर इंस्टेंस बाज़ दफ़ा किसी एक पेपर को हिट कर दिया जाता है और बाज़ दफ़ा किसी दूसरे को। 2016 में आपने देखा कि टाउन प्लानिंग के पेपर को हिट किया गया, फिर वही हमने देखा कि 2017 में US हिस्ट्री के पेपर के साथ हुआ। 2018 में आपने देखा कि जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हिट किया गया। इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर को जो है वो 2017 में हिट किया जाता रहा है, जबकि उसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो काफ़ी रिवार्डिंग रहा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपने इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट इनके कॉम्बिनेशन की बात की, कॉम्बिनेशन में अगर मैं अब इसके ऊपर बात करूं कि स्कोरिंग का ट्रेंड वैसा ही चल रहा हो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट बनता है आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन में। आप जब सब्जेक्ट सिलेक्शन हो आपकी, ऑप्शनल्स की मैं बात करूंगा पर्टिकुलरली, तो उनमें सबसे पहला आप पैरामीटर ये देखें कि आप FPSC की वेबसाइट से कोर्स डाउनलोड करें। कोर्स डाउनलोड करने के बाद आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से देखें कोर्स को, सिलेबस को चेक करें। आप जोन से सब्जेक्ट का सिलेबस आपको अपील करता है आप उसको टिक करें। एक काम इसके साथ आप और कर सकते हैं, वो ये करें कि पास्ट ईयर्स के पेपर डाउनलोड करें, उन पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको चेक करें और उनके ऊपर अपनी राय बनाएं कि क्या आप उनके साथ डील कर सकते हैं, वेदर दे आर इजी टू गो एट और नॉट। ये पहला पैरामीटर होता है सब्जेक्ट की सिलेक्शन के लिए कि आप अपना बैकग्राउंड नॉलेज, अपनी इंटरेस्ट और ये देखते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो है ओवरलैपिंग का, और सब्जेक्ट्स कॉम्प्लीमेंट कौन से एक दूसरे को कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखा है तो नेचुरल कॉम्बिनेशन बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, या फिर अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस रखा है तो आपका नेचुरल कॉम्बिनेशन बनता है इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री ऑफ US, या फिर आप उसके साथ यूरोपियन हिस्ट्री रख सकते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट करने का फैक्टर होता है ये आपको CSS में फ़ायदा इसलिए देता है क्योंकि आपका एक तीर से 2 या बाज़ दफ़ा 3 तक शिकार हो जाते हैं। और यही सब्जेक्ट्स का जब आप लूप बनाएं तो एक इंटीग्रेटेड मॉडलिंग जो आपकी होती है वो ये है कि आप इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ US और इंटरनेशनल लॉ, इनको एक लूप में पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन में वो आप देखें स्कोरिंग ट्रेंड कैसा है। और फिर जो लास्ट प्रेफरेंस में जिस चीज़ को देता हूँ सब्जेक्ट सिलेक्शन में वो है कोर्स कौन से सब्जेक्ट का ब्रीफ है और कम से कम टाइम में तैयार किया जाए। असद, ज़ुहैब ने बात की है तमीमी पस मंज़र एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो बहुत सारे लोग जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड टेक्निकल होता है वो जब CSS की ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे आते हैं तो वो सब्जेक्ट चूज़ नहीं करते। जैसे इंजीनियर होते हैं वो फिज़िक्स के लिए नहीं जाते, जैसे किसी और बैकग्राउंड का इकनॉमिक्स रिलेटेड बैकग्राउंड होता है वो इकनॉमिक्स को ऑप्ट नहीं करते। आप किस हद तक इस अप्रोच से एग्री करेंगे? अगर डिसएग्री करेंगे तो क्या अप्रोप्रिएट अप्रोच होनी चाहिए? अदनान, आप बात कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रेंड जनरली है कैंडिडेट्स के अंदर कि वो इस तरह के सब्जेक्ट्स चूज़ करने की कोशिश करते हैं जिसका स्कोरिंग ट्रेंड ज़्यादा हो या जिसका मटेरियल मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो। बट मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरा अपना जो बैकग्राउंड था वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का था। जब मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ गया तो काफ़ी लोगों से जिससे मैंने राय ली उन्होंने डिस्करेज किया क्योंकि अकाउंटिंग का कह रहे थे कि आप इसका ऑलरेडी सच मटेरियल मिलता नहीं है, दूसरा इसका अनसर्टेन है। तो लेकिन मैंने जब खुद
पास्ट पेपर्स देखे उसका सिलेबस देखा और मैंने अपने जो 4 ईयर की डिग्री के साथ कंपैरिजन किया तो मुझे ये सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला कि मैं कर सकता हूँ। और उसके साथ मेरा अकाउंटिंग था, बिजनेस एड और मर्चेंटाइल लॉ था। ये चारों सब्जेक्ट्स मेरे अपने डिग्री से रिलेटेड थे, उसने काफ़ी हेल्प की मुझे रिटन टेस्ट के अंदर। तो जैसा आप कह रहे हैं कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि उनके अपने जो मेजर जो सब्जेक्ट थे जो उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उनको उसका सिलेबस देख लें, उसको कंपेयर करें सीएसएस की जो सिलेबस रिकमेंडेड है और उसको रिलेट करें जो पास पेपर्स के साथ हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स को देख लें कि आप अंदाज़ा बंदे को हो जाता है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जनरली मैं ख़ुद ये रिकमेंड करूँगा कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, इवन इंजीनियर्स हैं, वो मैथमेटिक्स रख लें, या जो डॉक्टर्स हैं शायद वो केमिस्ट्री रख सकते हैं या बायोलॉजी रख सकते हैं। मुर्तज़ा, आपके पिछले क्वेश्चन में जो आपका सेकंड पॉइंट था रहनुमाई का, तो आपके नज़दीक एकेडमीज़ का रोल एक इंसान की कामयाबी में कितना होता है या सेल्फ हेल्प के थ्रू एक सीएसएस जैसे मुश्किल तरीन काम को आसानी से किया जा सकता है? मुश्किल सवाल पूछा आपने अदनान, क्योंकि इसका जवाब हर फ़र्द के लिए मुख्तलिफ होगा। और मेरा जो आपने पहले इंटरव्यू किया था उसमें मैंने तफसीलन इस पर बात की थी कि यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, हम सब एक एकेडमी से नहीं पढ़े। हो सकता है कोई एकेडमी से पढ़ा हो, कोई ना पढ़ा हो। 200-250 से ज़्यादा प्रोबेशनर्स इस बार हैं और जो सीएसएस क्लियर जिन्होंने किया है एकेडमी में हमारे साथ तरबियत हासिल कर रहे हैं, हमारे इकट्ठे ही हैं। तो उनमें से कई एकेडमीज़ गए, कई नहीं गए। तो ये कहना गलत है कि आप लाजमन एकेडमी जाओगे तभी आप पास करोगे, वरना मुमकिन ही नहीं है। सेल्फ हेल्प से भी हो जाता है, लोग बहन भाइयों से रहनुमाई लेते हैं, अपने अजीज़ व अकारिब से रहनुमाई लेते हैं। तो उसमें ये कैद नहीं है कि आप एकेडमी जाओ वरना नहीं होगा। हैविंग सेड दैट, इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि आप जब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकलते हो तो आप जीटी रोड से भी जा सकते हो, आप मोटरवे से भी जा सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप बीच में से सियालकोट जाओ और फिर घूमते फिरते आगे पीछे भी जा सकते हो। पहुँच आप जाओगे, पहुँचना नामुमकिन नहीं है, मगर आप अपनी जर्नी को कितना आसान करना चाहते हो, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो मैं पर्सनली इस बात को प्रेफर करता हूँ कि अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो आप मोटरवे पे चढ़ें और आप सीधा इस्लामाबाद पहुँचें। एकेडमी वही रोल आपका प्ले करती है। एकेडमी मोटरवे आपके नज़दीक? एकेडमी आपको डायरेक्शन देगी, एकेडमी आपको गाइडेंस देगी। एक बात ऐसी चीज़ जो एकेडमीज़ में आमतौर पर लोगों को नहीं रियलाइज़ होता, एकेडमी आपको दोस्त देगी, आपको स्टडी करने के लिए स्टडी पार्टनर, स्टडी ग्रुप देगी। मैं जिस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ, यहाँ पे अवैध भी बैठा हुआ है, हमारे और भी मैं और अवैध वर्ल्ड टाइम्स में मिले थे पहली बार खैर सीएसएस की तैयारी में पहली बार, वरना हम एक ही स्कूल से हैं। वरना अवैध, मैं, लारे बसम हैं, हमारे साथ पीएस के अंदर ही हैं, एमएस फैसल हैं, वो पुलिस के अंदर हैं, हमाद अहमद हैं, वो कस्टम्स के अंदर हैं, और हम पांचों की मुलाकात यहाँ वर्ल्ड टाइम्स की सुपर क्लास के अंदर हुई थी। और हम इकट्ठे बैठ के पढ़ा करते थे और हमने तैयारी इकट्ठे की और फिर हमारा रिजल्ट भी इकट्ठे। तो अब ये इन इट सेल्फ इज़ अ सक्सेस स्टोरी जो मेरे ख्याल से मैं उसमें मुझे कोई दलीलें देने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने वो कामयाबी है। और हमने मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उस चीज़ में इस बात को एंजॉय किया कि हमने इकट्ठे तैयारी की, हम एक एकेडमी, उस एकेडमी का ये हमारे ऊपर काफ़ी फेवर की कि उसने हमें एक ग्रुप बनाया। तो ये चीज़ लोग अक्सर डिस्काउंट कर जाते हैं। आप ना एकेडमी के बगैर पढ़ोगे तो आप स्ट्रेस भी ज़्यादा लोगे, आप बौखला जाते हो। और सबसे ज़रूरी बात अदनान, ये मैं सॉरी थोड़ा लंबा जा रहा है पर ये बात कहना ज़रूरी है कि सीएसएस का नाम है कंबाइंड कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है ना। तो जब इंसान अकेला तैयारी कर रहा होता है तो अकेला मैं यहाँ से 100 मीटर भागूँ और मैं कहूँ कि जी मैं अव्वल आ गया, आप अकेले अव्वल नहीं आते। आप जब कंपेटिटिव एग्ज़ाम है तो एक दूसरे से सीख कर, एक दूसरे से कम्पीट करके आगे आते हो। एक अच्छी मयारी एकेडमी जहाँ पर बाकी लोग भी आप मानो कि इस कैलिबर के हैं कि आप उनसे कम्पीट करके सीख सकते हो, एक हेल्दी कंपटीशन करके सीख सकते हो, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो एकेडमी आपको रहनुमाई और मेंटरशिप और गाइडेंस तो है, पर ये वो एकेडमी का एस्पेक्ट है जो कई लोग मिस कर जाते हैं। तो ज़रूरी बेहतर होता है, आसान काम है, और मेरा मशवरा होता है आमतौर पे कि एकेडमी चले जाए। एक बात ऐड करना चाहूँगा बहुत छोटी सी, और वो ये है कि सीएसएस में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और जब बहुत सारे जब स्टूडेंट्स बहुत सारे जो है ना एस्पायरेंट शुरू करते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता, टाइम मैनेज नहीं होता। जब अकेडमीज पे या तो वो अकेडमीज पे कर लें, घर में कर लें, बट जब वो आते हैं, आके पढ़ते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं तो उनकी एक रूटीन सेट हो जाती है। उस रूटीन के हिसाब से वो अपनी तैयारी को एक पूरी तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। शायद अगर वो अपने आप तैयारी कर रहे हो तो वो अपने आप को इस तरह डिसिप्लिन ना कर सकें। बट मैं एग्री करता हूँ कि अकेडमीज़ की ज़रूरत नहीं है। अकेडमी एक गाइडिंग फैक्टर है इस सारे के अंदर, और उसके बहुत सारे लोग हैं जो उसके बगैर करते हैं, बहुत सारे ये है। आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप किस तरह उसको लेके चलना चाहते हैं। सुहेल, बड़ी एक राइटली चीज़ पॉइंट की है यहाँ पर, वो ये है कि जो आपका CSS इंग्लिश प्रेसी का पेपर होता है उसमें कैंडिडेट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर फोकस करते हैं सिनोनिम एंटोनिम पे, ईडियम्स पे, या फिर वो पेयर ऑफ वर्ड्स पे, या इस तरह की चीज़ों पे, जो कि जितनी मेहनत की जाए उसके बावजूद भी बहुत सारे जो हैं वो अनसीन आ जाते हैं। तो प्राइमरी फोकस अगर इस पेपर को पास करना है तो आपके नज़दीक क्या होना चाहिए? प्रेसी का पेपर ऐसे के पेपर के बाद सबसे टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स है। इट्स लास्ट डिच। इसके बारे में ये कहा जाता है कि पुट योर एफर्ट वेयर इट इज़ ड्यू। सबसे पहले आपको मार्क्स डिवीजन देखनी होगी इसमें स्कोर लेने के लिए। 25 मार्क्स पर प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन के लिए 20 मार्क्स, और उर्दू के लिए, उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए 10 मार्क्स। तो ये आपके 60 मार्क्स यहाँ से बन जाते हैं, 55। और फिर अगर आप 20 मार्क्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लें, वोकैबुलरी का पोर्शन, और उसकी तैयारी के लिए आप अगर 4000 या 5000 वर्ड्स याद कर रहे हैं तो वो आप नहीं कर सकेंगे। फॉर इंस्टेंस आपका ब्रेन भी एकदम स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, आप पहली दफ़ा कोशिश कर रहे होते हैं। तो जैसे आसिफ ने बात की 500, 600 या 1000 वर्ड्स अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, बट इट डजंट मीन कि आप ब्लाइंडली सिर्फ वोकैबुलरी को याद करने के लिए जो है उसके पीछे लग जाएं। फिर मैं अब दूसरी बात करूँगा कि इस पेपर को आपने सॉल्व कैसे करना है और इस पेपर को आपने क्रैक कैसे करना है। प्रेसी के पेपर में स्कोर 40 है और 40 बेंचमार्क है, 40 मार्क्स लेना। इसमें आप ये देखें कि इसके अलावा 20 मार्क्स जो हैं वो प्रेपोजिशंस, करेक्शंस, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, और इसके अलावा नरेशन, और इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ जाते हैं जो कि करेक्शन में पूछे जाते हैं। तो वो जो 5-5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं आपके प्रेसी के पेपर में, उनके ऊपर आपने फोकस करना है, जिसमें करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालॉजीज हैं। अगर आप उन 25 मार्क्स में से 20 ले सकते हैं, और वो थोड़ी सी तैयारी के साथ हो सकता है। फॉर इंस्टेंस आपने पेयर ऑफ वर्ड्स की बात की। पेयर ऑफ वर्ड्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और वोकैब से थोड़ा डिफरेंट इस तरह से हैं कि आप अगर पास्ट 30 या 40 ईयर्स के प्रेसी के पेपर उठा के देख लें, उनसे पेयर ऑफ वर्ड्स अगर आप कर लें तो आपके 4 या 5 पेयर ऑफ वर्ड्स 8 में से हो जाते हैं। तो इस तरह से इस पेपर को सॉल्व किया जा सकता है। और प्रेसी के लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ हमेशा तमाम एस्पिरेंट्स को कि पास्ट 30 या 40 ईयर्स की पेपर्स लें, वहाँ से प्रेसी लें और किसी अच्छे मेंटोर से चेक करवाएं और अपनी जो टेक्निक है उसको इम्प्रूव करें। इस तरह से आप प्रेसी का पेपर क्रैक कर सकते हैं।